हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। पीएस केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट सेकेंड एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है उसका डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी तक आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ उसको पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिए, जिससे जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे नए कंटेंट अपडेट किए जाएंगे वो आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन एटम आयन या H2 आयन का LCAO का एमओ सिद्धांत। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो H2 आयन के लिए कैसे एप्लीकेबल करके हम तरंग फलन से ऊर्जा स्तरों की गणना करते हैं। देखो, हाइड्रोजन अणु जो है आयन है H2 प्लस एक ऐसा आणविक तंत्र है जिसके लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल किया जा सकता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की भांति इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन तंत्र होता है। H2 प्लस अणु आयन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अर्थात हम इसकी तरंग फलन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को यूज करके फाइंड आउट की थी, वैसे ही हम H2 प्लस आयन के लिए भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण की सहायता से तरंग फलन व ऊर्जा स्तरों की गणना कर सकते हैं। देखिए, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रोजन आयन में H2 प्लस में 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसकी व्याख्या LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल के MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा की जा सकती है। हाइड्रोजन अणु आयन के 2 हाइड्रोजन एटम HA व HB हैं। 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो HA व HB हैं, जिनके परमाणुीय कक्षक 1s A तथा 1s B हैं और इनकी तरंग फलन A के लिए तरंग फलन psi A तथा नाभिक B पर तरंग फलन psi B, और इनके त्रिज्या व नाभिक स्तर पर जो दूरी है वो है A पर है RA तथा नाभिक B पर है RB। जैसे इसका डायग्राम रिप्रेजेंट कर रखा है कि किस तरह से ये दोनों प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट होते हैं। psi A HA प्रोटॉन के लिए वेव फंक्शन है, psi B HB प्रोटॉन के लिए वेव फंक्शन है। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है अंतर्नाभिकीय दूरी वो कैपिटल R है। इलेक्ट्रॉन और HA के psi A के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल RA ले रहे हैं तथा psi B व इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम RB ले रहे हैं। अतः हाइड्रोजन अणु आयन के लिए आणविक तरंग फलन जो 2 परमाणुीय कक्षकों के रेखीय संयोग से बनती है, दोनों के रेखीय संयोग से जो तरंग फलन बनेगी उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों के रेखीय संयोग से जो H2 प्लस आयन के लिए तरंग फलन होती है उसको हम psi MO इक्वल टू phi1 psi A प्लस phi2 psi B कह सकते हैं। इसके अलावा इसको और हम A1 phi1 A2 phi2 भी कह सकते हैं। A1 A2 यहाँ क्या है, मिक्सिंग कोफिशिएंट, phi1 और phi2 क्या है, आइगन फंक्शन। H2 प्लस आयन के लिए जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण होती है वो होती है H psi इक्वल टू E psi। MO की बात कर रहे हैं तो S psi MO इक्वल टू E psi MO। H क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर,
जिसका मान क्या होता है H इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m, या डेल स्क्वायर जिसको हम लैप्लांसी ऑपरेटर कहते हैं माइनस ई स्क्वायर आर ए हमारी जो डिस्टेंस थी एच ए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस थी वो माइनस ई स्क्वायर आर बी प्लस ई स्क्वायर प्लस अपॉन आर कैपिटल आर क्या था, दो प्रोटोनों के बीच की डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो थी वो क्या थी आर। यहाँ पे आर ए आर बी और कैपिटल आर ये क्या है, दूरियाँ आपस में एक दूसरे की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम इसमें तरंग फलनों द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना करेंगे कि तरंग फलन की सहायता से जो आणविक कक्षक है जो एमओ हैं उनकी एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं वी नो दैट ई बराबर एनर्जी बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन साई एमओ एच कैप साई डी टो अपॉन साई कॉन्जुकेटेड इंटीग्रेशन साई डी टो, ये हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन होती है। इसमें एनर्जी की वैल्यू जो है ई बराबर, इसमें हमारे पास साई की वैल्यू है वो आ चुकी है। साई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इक्वेशन नंबर जो 1 है वो हमारे पास है स्लाइड नंबर 2 में। देखिए इक्वेशन नंबर ए, साई एमओ इक्वल टू A1 प्लस A2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से हम साई की वैल्यू को पुट कर देंगे, साई कॉन्जुकेटेड और साई इक्वल, अगर हम दोनों को मान लें कि दोनों रियल है उस समय कॉन्जुकेटेड और साई दोनों का मान सेम हो जाएगा। उस कंडीशन में हम साई कॉन्जुकेटेड और साई दोनों जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन साई कॉन्जुकेटेड की जगह वैल्यू पुट करेंगे A1 प्लस A2 बीच में हमारा हर्मिशियन H कैप, उसके बाद A1 प्लस A2 डी टो अपोन, नीचे हमारे पास जो वैल्यू थी वो स्क्वायर में थी A1 साई कॉन्जुकेटेड, फिर उसके साथ कोफिशिएंट, फिर साई, तो इसके साथ में भी हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डी टो। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, A1 नीचे वाली जो वैल्यू है इसको हम ओपन करेंगे तो A1 प्लस A2 और A1 प्लस A2 दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर हम यहाँ पे साई इज़ अज्यूम टू बी ए रियल, साई अगर एक रियल फंक्शन है देन क्या होगा, साई कॉन्जुकेटेड इक्वल टू क्या होता है साई। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो पहले हम इसमें सॉल्व करेंगे ऊपर वाले टर्म को जो हमारा नॉमिनेटर है, नॉमिनेटर फिर उसके बाद डिनोमिनेटर वाले को। नॉमिनेटर में देखिए आप A1 का स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 H कैप 1 डी टो, मतलब हमारे पास जो A1 वाली टर्म है उसको हम H कैप से, और सेकंड वो जो लिखा है A1 वाला उसके साथ में हम इसको नोट करेंगे। देखो A1 इसके साथ में H कैप और A1 के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है तो 1 H 1 डी टो प्लस ऐसे ही इस A1 को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है A2 से, तो क्या होगा A1 A2 इंटीग्रेशन 1 H कैप 2 डी टो। उसके बाद सेकंड A2 वाले टर्म को भी आप इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले H कैप से, फिर A1 से 1 से, फिर A2 को A2 से करेंगे तो A2 स्क्वायर हो जाएगा और 2 डी टो हो जाएगा। ऐसे ही हम नीचे वाले टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले टर्म में भी देखो पहले A1 का स्क्वायर, उसके बाद इस पूरे टर्म्स को हम जैसे इसको ओपन करते हैं तो A1 तो A1 क्या, A1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 क्या डी टो हो गया, उसके बाद A1 A2 1 डी टो हो गया, प्लस A2 A1 1 डी टो प्लस A2 का स्क्वायर डी 2 डी टो। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर है वो 4th आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं अगर हम अज्यूम करें कि जो वैल्यू हमने पीछे निकाली है उसमें फर्स्ट जो था A1 1 H कैप 1 डी टो इक्वल टू अगर
H11 है और phi 2 की जगह हम H22 ले लिए, और ऐसे ही phi 1 और phi 2 की जगह हम H12 ले लें, phi 2 और phi 1 की जगह H21 ले लें। तो इनकी जगह पे हम ये वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं। H इज ये हर्मिशियन ऑपरेटर। तो हर्मिशियन की कंडीशन क्या होती है, A अगर B दो कोई फंक्शन है और हर्मिशियन ऑपरेट से जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो उनका रिजल्ट जैसे A और B, तो रिजल्ट क्या होगा, B और A दोनों क्या होंगे, सेम, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस कंडीशन में जैसे हमने H12 जो है H12 इक्वल टू क्या होगा H21, तो ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ऐसे ही हमें नीचे वाले जो टर्म्स थे डिनोमिनेटर, उन डिनोमिनेटर्स के लिए भी हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी। ये वैल्यू जैसे ऊपर वाले के लिए हमने H वाली टर्म ली है, नीचे वाले के लिए हम S वाली टर्म लेंगे। जैसे हमारी स्लाइड नंबर 4 थी, स्लाइड नंबर 4 में देखिए आप, स्लाइड नंबर 4 में देखो आप कि ऊपर वाली जो टर्म है A1 D2, ऐसे ये जो ऊपर वाली टर्म है इस पूरी टर्म में आप देखिए इसके लिए हम H वाली टर्म यूज़ करेंगे और नीचे वाली टर्म के लिए आप S वाली टर्म यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन जो 4 नंबर है हमारी स्लाइड, इसमें देखो इस वैल्यू को H की जो वैल्यू है और S की जो वैल्यू है, H वाली ये वैल्यू ये हम ऊपर ले जाके पुट करेंगे और ये वाली जो इक्वेशन में 4 के अंदर हम वैल्यू नीचे पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हर्मिशियन जैसे कंडीशन फॉलो हो सकती है। S12 इक्वल टू क्या होता है S21, जैसे इसमें H12 इक्वल टू क्या है H21। बाय यूजिंग द अबाउ वैल्यू, इन सभी वैल्यू को यूज करके 4th इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। जो कांस्टेंट थे, जो इंटीग्रेशन के बाहर थे, जैसे A1 का स्क्वायर उसको एज इट इज रख दीजिए H11, इस पूरे टर्म की जगह क्या जाएगा H11। उसके बाद देखिए A2 का स्क्वायर ऐसे कैसे रख दिया H22 इस पूरे टर्म की जगह। उसके बाद 2A1 A2 H12, उसके बाद नीचे हमारे जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसमें भी हमने जो ये टर्म है 1 1 वाला इस टर्म की जगह हमने क्या रखा है A1 का स्क्वायर S11, A2 का स्क्वायर S22 और 2A1 A2 S12। इस तरह से आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। उसके बाद देखिए इक्वेशन नंबर पेज नंबर 5 देखिए, 5 नंबर स्लाइड। नाउ फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी इट इज़ नेसेसरी दैट, एनर्जी को हम मिनिमाइजेशन में फॉर्म में देखेंगे तो क्या नेसेसरी है, डेल E अपॉन डेल A1 इक्वल टू डेल E अपॉन डेल A2 इक्वल टू क्या होता है 0। ये एनर्जी के फॉर्म में A1 A2 के रेस्पेक्ट में एक इक्वेशन होती है जो 0 के इक्वल होती है। इफ़ इन इक्वेशन 5 वी यूज़ if in equation 5 we use nominator and denominator for the nominator and denominator respectively, तो क्या होगा then we get energy E इक्वल टू नॉमिनेटर अपॉन क्या होता है डिनोमिनेटर। अगर मैं E इक्वल टू नॉमिनेटर D इनवर्स लिख सकती हूँ तो इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगी 7। देन बाय यूजिंग द इक्वेशन 6 एंड 7, 6 नंबर इक्वेशन क्या कौन सी है अपने पास, डेल E अपॉन डेल A1 इक्वल टू डेल E अपॉन डेल A2, और उससे जो E की वैल्यू आई है वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 से आ गई, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का इन्वर्स। क्या हम इस E की वैल्यू को ले जाकर इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर सकते हैं। तो नाउ बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 वैल्यू पुट द E इन इक्वेशन नंबर 6, देन डेल E इक्वल टू डेल A1 इक्वल टू डेल E की जगह वैल्यू पुट करेंगे एन D इनवर्स अपॉन डेल A1। अब इसको हम किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं U इंटू वी, एन और D दो वेरिएबल अपने पास, तो इसको हम U इंटू वी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले हम जैसे n को कांस्टेंट रख रहे हैं तो d के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, d को कांस्टेंट रख रहे हैं तो n के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए
इसमें हमने पहले में क्या किया है, डी इनवर्स को कांस्टेंट रखा तो डेल एन अपॉन डेल ए वन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, प्लस फिर हमने एन को कांस्टेंट रखा तो डी इनवर्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। तो देखो एन को कांस्टेंट रखा, डी इनवर्स का मतलब एक्स की पावर एन माइनस वन, एन आगे आएगा एन एक्स, माइनस में है तो एन एक्स, एन की पावर माइनस वन तो माइनस है वो आगे आ जाएगा, एन माइनस वन करेंगे तो डी माइनस वन माइनस टू, तो क्या होगा हमारे पास डेल डी अपॉन डेल ए वन इक्वल टू जीरो। देन अभी इसको और क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन हम जो जीरो के इक्वल आया है डी इनवर्स वाला मान, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन डी, डी इनवर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, वन अपॉन डी, और बड़े कोष्टक में इसको हमने एक साथ ले लिया डेल एन अपॉन डेल ए वन माइनस क्या एन अपॉन डी इनवर्स कर सकती हूँ क्योंकि मैंने बाहर कॉमन वन अपॉन डी ले लिया, तो डी माइनस टू में से डी वन अपॉन डी तो कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अपने पास वन डी इनवर्स बचेगा, वन डी इनवर्स को मैं माइनस में नीचे अपॉन में ले जाऊँ तो एन अपॉन क्या हो जाएगा डी, डेल डी अपॉन डेल ए वन इक्वल टू क्या होगा जीरो। ये आपने किसकी वैल्यू निकाली है, डेल ई अपॉन डेल ए वन की। इसी तरह आप डेल ई अपॉन डेल ए टू की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसी तरह हम इक्वेशन इसकी हेल्प से दिस फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 8, 1 एंड 2 आप इसी तरह से सेम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली हम इक्वेशन इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो a2 की है। a2 की वैल्यू को देखो फाइंड आउट करेंगे तो a2 की वैल्यू भी आप इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें हम केवल क्या डिफरेंस होगा हमारा, वन अपॉन डी डेल एन अपॉन डेल ए वन माइनस ए वन की जगह क्या आ जाएगा a2 माइनस एन अपॉन डी डेल डी अपॉन डेल a2, ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। तो इसी तरह से आपके पास ये इक्वेशन नंबर 8 सेकंड आ जाएगी। देखो वन अपॉन डी डेल एन अपॉन डेल ए टू माइनस एन अपॉन डी डेल डी अपॉन डेल ए टू इक्वल टू जीरो। नाउ दिस फ्रॉम इक्वेशन 8 फर्स्ट एंड 8 सेकेंड, दोनों को जब हम देखते हैं तो दोनों को जीरो के इक्वल करके हम इक्वेशन नंबर इसको 9 दे देते हैं। नाउ बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 को यूज करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 5 अपनी कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 5 आपको ध्यान हो तो ई बराबर a1 का स्क्वायर h11 प्लस a2 का स्क्वायर h22 प्लस 2a1 a2 h12, जहाँ पे हमने h11 h22 h12 h21 अपोन में s11 s22 s12 s21 इन सब की वैल्यू पुट करके निकाली थी, वो इक्वेशन नंबर आपकी 5 थी। वहाँ पे हम नॉमिनेटर के साथ में a1, नॉमिनेटर के साथ a2, डिनोमिनेटर के साथ a1 और डिनोमिनेटर के साथ a2 करके इन वैल्यूओं को पुट करेंगे। तो देखिए डेल n अपॉन डेल a1 इक्वल टू, पहले हम नॉमिनेटर के साथ में a1 वाले को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो नॉमिनेटर वाला जो टर्म था अपने पास वो आप इक्वेशन नंबर 5 से देख लीजिएगा, और नॉमिनेटर के साथ जो टर्म था वो था a1 का स्क्वायर h11 प्लस a2 का स्क्वायर h22 प्लस 2a1 a2 h12 अपोन में हम डेल a1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डेल a1। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, a1 के रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा 2a1 h11, और ये जो मैंने मार्क कर रखा है a2 का स्क्वायर, ये हमारे पास जीरो हो जाएगा क्योंकि हम रेस्पेक्ट में किसके डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं a1 के, प्लस 2a1 a2 h11, इसमें से हमारे पास बचेगा 2a2 h12। इसी तरह आप a2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, जो नॉमिनेटर वाला ही टर्म है a1 का स्क्वायर h11 a2 का स्क्वायर h22 प्लस 2a1 a2 h12, इसके रेस्पेक्ट में भी जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे a2 के रेस्पेक्ट में तो a2 के रेस्पेक्ट में a1 वाली टर्म जीरो हो जाएगी और हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा 2a2 h22 प्लस 2a1 h12।
उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर के साथ भी वही a1 a2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिनोमिनेटर में पहले हम a1 के साथ रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर वाली जो टर्म थी इक्वेशन नंबर 5 में वो हमारे पास थी a1 का स्क्वायर s11 a2 का स्क्वायर s22 प्लस 2a1 a2 s12, ये हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म थी। इसको पहले हम डेल a1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम डेल a2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब a1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो a2 वाला टर्म जीरो हो जाएगा, बाकी हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आएगा वो है 2a1 s11 प्लस 2a2 s12। ऐसे ही a2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो a1 वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो a2 वाली टर्म से आएगा हमारे पास 2a2 s22 प्लस 2a1 s12। इन सभी ये चार इक्वेशन जो आई है नॉमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ सॉल्व करने पर इनको हमने इक्वेशन नंबर 10 दे दिया। उसके बाद हम देखते हैं इक्वेशन 7 की वैल्यू इक्वेशन 9 पे रखने पर। इक्वेशन 10 और 7 देखिए, इक्वेशन 10 तो ये हमारे पास अभी जस्ट आई है। इक्वेशन 7 जो है वो आपके पास है ये ई इक्वल टू है नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर हम इसकी वैल्यू को निकालें तो ई बराबर एन डी इनवर्स होगा, और अगर हम इसको जीरो के इक्वल करें तो जीरो के इक्वल करने पर नॉमिनेटर माइनस क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो इन वैल्यू की 10 की जो वैल्यू है इक्वेशन 10 और 7 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 9 में पुट करना है आपको। 9 नंबर इक्वेशन आपकी है, 9 नंबर इक्वेशन है हमारे पास डेल एन डेल a1 माइनस एन अपॉन डी डेल डी अपॉन डेल a1, ऐसे ही a2 के रेस्पेक्ट में इक्वेशन नंबर 9 है। जब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो पुट करने के बाद देखिए आपके पास जो आता है वो इक्वेशन आती है, क्योंकि देखो नॉमिनेटर की जो वैल्यू है, नॉमिनेटर की वैल्यू माइनस ई डिनोमिनेटर की वैल्यू, ये आपको पुट करना है। देखिए नॉमिनेटर की वैल्यू आपके पास a1 के रेस्पेक्ट में देखिए आप क्या आई है 2a1 h11 प्लस 2a2 h12, ये तो नॉमिनेटर के रेस्पेक्ट में आई है। और डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में a1 वाली वैल्यू देखिए आप नीचे से सेकंड नंबर इक्वेशन क्या वैल्यू आई है अपने पास 2a1 s11 प्लस 2a2 s12। तो ये दोनों इक्वेशन हम हैं वो एन और डी की जगह पे ले जाकर रख देंगे। तो देखिए क्या होगा 2a1 h11 प्लस 2a2 h12 माइनस ई बार ले लेते हैं, ई बार वैसे कोई नहीं ई भी लिख सकते हैं हम। 2a1 s11 प्लस 2a2 s12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ए को हम अगर कॉमन सभी में ए 2 जो है वो सभी में है तो इसको हमने हटा दिया, तो क्या करेंगे a1 h11 माइनस ई s11 प्लस a2। अब इसमें ई वाले टर्म को हम s से देखो, अब इसने क्या किया है h11 ई s11 प्लस a2 h12 प्लस ई s12, 1 वाले टर्म को एक तरफ कर लिया इसने और 1 वाले टर्म को एक तरफ कर दिया। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया इसको 11। सेम ऐसे ही आपको a2 वाली जो इक्वेशन थी उसमें भी a1 के लिए किया हमने, अब a2 के रेस्पेक्ट में करेंगे। a2 के रेस्पेक्ट में पहले आप नॉमिनेटर की वैल्यू माइनस ई डिनोमिनेटर की वैल्यू, नॉमिनेटर की वैल्यू a2 के रेस्पेक्ट में नॉमिनेटर की वैल्यू, ऊपर से इक्वेशन नंबर देखो सेकंड है, और डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में लास्ट इक्वेशन है आपके पेज नंबर 6 की लास्ट इक्वेशन देखिए आप डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में इन दोनों की वैल्यू को आपको पुट करना है। पुट करने के बाद देखिए a2 अब वही इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी 2 वाली वैल्यू को एक तरफ कर लिया और 1 वाली वैल्यू को एक जीरो के एक तरफ कर दिया। ठीक है, इक्वल टू 0। एच कैप हर्मिशियन ऑपरेटर जो है वो 1 2 इक्वल टू क्या होता है 2 1 होता है। सिमिलरली एस भी क्या होगा 2 1 इक्वल टू 1 2 होगा। ठीक है, इस कंडीशन में अपने पास जो इक्वेशन 12 आएगी वो 12 नंबर इक्वेशन होगी a1 h21 माइनस ई s21 प्लस a2 h22 माइनस ई s22 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 11 और 12 को जो है वो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं और इस इक्वेशन को सेकुलर इक्वेशन भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज द सेकुलर इक्वेशंस।
11 और 12 इक्वेशन को जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिटर्न करते हैं तो देखिए इनकी मैट्रिक्स क्या होती है। 11 और 12 इक्वेशन एक बार आप देख लीजिए। 11 इक्वेशन अपने पास है A1H11 माइनस ES11, एक 11 वाला टर्म है, एक 12 वाला टर्म है। इक्वेशन नंबर 12 जो है उसमें 21 वाला टर्म है और एक 22 वाला टर्म है। तो दोनों को हम जब मैट्रिक्स फॉर्म में रिटर्न करते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं, जो कोफिशेंट हैं उनको बाहर ले लेते हैं A1 A2, और ये हमारे पास H11 माइनस ES11, H12 माइनस ES12, H21 माइनस ES21, H22 माइनस ES22, और A1 A2 इक्वल टू क्या होता है 0। कॉफिशिएंट A1 A2 आर नॉट जीरो कॉफिशिएंट जीरो नहीं है, देन इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं कि A1 A2 का मान 0 के इक्वल नहीं है। तो A1 A2 को हटा दीजिए, बाकी बचे हुए टर्म को लिख दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 14 आ जाएगी। 14 इक्वेशन जो है उसको हम सेकुलर डिटर्मिनेंट इक्वेशन भी कहते हैं। ऊपर वाली सेकुलर इक्वेशन थी, ये जो 14 इक्वेशन है वो आपकी सेकुलर डिटर्मिनेंट इक्वेशन है। परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार A1 A2 के सही मान वह होंगे जो E के न्यूनतम मान होंगे। उसके बाद देखिए लास्ट स्लाइड है अपनी, अगर H11 और H22 दोनों का मान बराबर हो तो उस कंडीशन में समीकरण 14 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या समीकरण 14 आप देख लीजिए, 1 और 2 के मान सिमिलर हैं, तो क्या हम इस इक्वेशन को 1 माइनस ES11 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या दोनों का मान सेम है तो आप होल स्क्वायर कर सकते हो। ऐसे ही H21 और S12 का मान अगर इक्वल है तो आप इसको भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लास्ट है वो आया है H11 माइनस ES11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H12 माइनस ES12 का होल स्क्वायर। जब हम इस होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो H11 माइनस ES11 इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस H12 ES12। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ से हम एनर्जी तरंग फलन से ऊर्जा स्तरों की गणना है वो कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एनर्जी की दो वैल्यू निकलेंगी, एक पॉजिटिव एनर्जी की वैल्यू और एक नेगेटिव एनर्जी। धनात्मक चिन्ह और एक ऋणात्मक चिन्ह के साथ हमें एनर्जी है वो प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हम हाइड्रोजन अणु आयन का हाइड्रोजन अणु आयन को लेकर के सोडिंगर इक्वेशन को इसके ऊपर एप्लीकेबल करके तरंग फलन से ऊर्जा स्तरों की गणना कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस दिए थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें ये क्वेश्चन मैंने एक अलग से क्वेश्चन डाला था कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जो बताया है इसको अच्छे से एक बार सुनिएगा, रिकॉर्ड से ध्यान से देखिएगा, उसके बाद इसको राइट डाउन कर लेना, नोट्स में नोट्स बना लीजिएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।